देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। मसनद इक़्तिदार पर जो भी बैठ जाए उसके तो कमले भी सियाने हो जाते हैं। वैसे मुहावरा गरीबों के लिए बनाया गया था, लेकिन जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने। मुस्लिम लीग नून का हाल भी इस वक्त यही है। ये हुकूमत इस कदर बेबस है कि जो IMF का बयान बना हुआ बयानिया या बजट है वो पेश कर रही है, और दिफा के वजीर खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि जब तक मुल्क मुआशी खुद मुख्तार नहीं होता तो उसकी सालमियत तक को खतरा है। क्या कहा आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अब आप मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के तौर पर सवाल कर रहा हूं कि जिस मुल्क का बजट जो है उसमें IMF की इतनी इंटरफेरेंस है, उस मुल्क की जो सोवरेनिटी है, खुद मुख्तारी है, वो कंप्रोमाइज नहीं होती। मैं आपका सवाल भी समझ गया हूं और जवाब भी मेरे तैयार है कि जब तक आप माशी तौर पे खुद मुख्तार नहीं होंगे, बजट अपना खुद नहीं बनाएंगे, अपने फैसले माशी जो खुद नहीं करेंगे, आप पूरी तरह खुद मुख्तार नहीं है। ये इसलिए सवाल है। अब सवाल ये है कि मुल्क को माशी तौर पर मजबूत बनाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अगर हुकूमत के वज़रा टीवी पर बैठकर बेबसी की बातें करेंगे तो हम और आप जैसे आम पाकिस्तानी बेहतरी की उम्मीद किससे लगाएंगे? अब हालत ये कि IMF की अभी भी फरमाइशें जारी हैं, बिजली के नर्ख मजीद बढ़ाए जाएं। अफवाहें गर्म है, बिजली का यूनिट 100 रुपए का हो जाएगा, कोई बैद भी नहीं, क्योंकि हुकूमत कीमतें बढ़ाने की जो शर्त मंजूर कर चुकी है, इसकी वजह से यूनिट 100 रुपए से भी आगे जा सकता है। गैस की कीमत बढ़ाने के लिए भी दबाव मौजूद है। एक तरफ हुकूमत की नाअहली की दास्तानें हैं जिसका फायदा ऑपोजिशन को उठाना चाहिए, मगर ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ का बयानिया ही वाज़ेह नहीं हो रहा। लगता है हर बंदा पार्टी नहीं बल्कि अपना बयानिया लेकर चल रहा है, जिसका इजहार असद कैसर ने भी किया। आप भी सुन ले कि असद कैसर साहब क्या कह रहे हैं। आपके तवज्जुह से पूरी पार्टी को एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, पार्टी इस वक्त एक हालत जंग में है, एक मुश्किल सिचुएशन से निकल रही है। अगर हर एक अपना बयानिया लेके चलेगा तो ये पार्टी की कास को नुकसान पहुंचाएगा। मैं उन तमाम लोगों को जो पार्टी के साथ मुखलिस हैं और समझते हैं कि और इमरान खान के साथ मुखलिस हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आपकी जो भी बातें हैं पार्टी के अंदर हमारे फोरम्स हैं उस पर बात करें, न कि मीडिया पे बात करें। अब सवाल ये है कि क्या PTI की लीडरशिप में कम्युनिकेशन गैप है, या फिर ये जानबूझकर बातों को वाजे नहीं किया जा रहा और कोई एक मौकिफ नहीं अपनाया जा रहा। ये वजह है कि अपोजिशन जमातें हुकूमत की नाकाम पॉलिसी के बावजूद कोई बड़ा डेंट नहीं डाल पाई हैं अब तक। PTI के साथ रहने वाले फवाद चौधरी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी PTI पर एतमाद नहीं करती। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं आपकी बात से एग्री हूँ। मैं आपको बिल्कुल बड़ा खुल के बताता हूँ। मेरी जमात इस्लामी में फजल रहमान साहब से जितनी भी मेरी कुछ मीटिंग्स हुई, ऊपर के लोगों से, नीचे के लोगों से, उनका प्रॉब्लम यह है, वो कहते हैं यार इनमें कोई समझ नहीं आ रही कि बात किससे करें। एक बंदा बात करता है, वो अगले दिन बदल जाता है, फिर दूसरे से करते हैं, फिर दूसरा बदल जाता है, तो हम कंफ्यूज हैं कि हमने करना क्या। अब सवाल यह है कि तर्ज़े ताल्लुकात क्या हुकूमत को फ़ायदा दे रहे हैं? जब अपोजिशन मुत्तहद नहीं हो रही तो हुकूमत की कमज़ोर माशी पॉलिसियों को काउंटर कैसे किया जाएगा? दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी पर हुकूमत को आलमी दबाव का भी सामना है। अक़वाम मुत्तहदा के इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप ने बानी PTI की हिरासत का फैसला मनमानी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। ओन चौधरी ने इसका इल्जाम जुल्फी बुखारी पर लगाया है। क्या कहा ओन चौधरी ने, वो भी सुन लेते हैं। तो ये 2016 में एक हम PR फर्म हायर करते हैं UK में, और यही साहब उस फर्म से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं जो आज ये खत लिख रहे हैं इस UN वर्किंग ग्रुप को।
अब सवाल ये है कि बढ़ता हुआ आलमी दबाव क्या बानी पीटीआई के रिलीफ का सबब बनेगा या फिर साबिक वजीर आजम इमरान खान के लिए हालात मजीद सख्त कर दिए जाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं चंगेज खान काकड़ हैं, एमएनए हैं पीटीआई से। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिदा रहमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ एमएनए हैं। मेरे साथ सरदार अब्दुल रहमान खीतरान साहब मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून के। आपको भी खुश आमदेद कहूंगी तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले जी चंगेज खान काकड़ साहब आपकी तरफ आऊंगी। चंगेज खान काकड़ साहब, आखिरकार हो क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, क्योंकि हुकूमत की नाकामियां, नालायकियां और सारी चीज़ें इस वक्त सबके सामने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, गवर्नेंस का मामला हो, माशी पॉलिसीज हो, सब फ्रंट्स पे हुकूमत इस वक्त हमें बुरे तरीके से नाकाम होती हुई नजर आती है। लेकिन सवाल यह है कि ऑपोजिशन क्या कर रही है, क्यों नहीं अब तक वो डेंट डाल सकी जिससे नजर आए कि जी वाकई हुकूमत की जो नाकामियां हैं उसको ऑपोजिशन बता सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम देंगी तो मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। जी बिल्कुल। कि अच्छे भले चलते हुए मुल्क को एक साजिश के तहत एक रजीम चेंज हुई और फिर आप ये देख लें कि PDM 1 से लेकर केयर टेकर से लेकर अब फिर PDM 2 तक उस वक़्त से पाकिस्तान सबला रही हैं। क्यों कि एक मुस्तहकम गवर्नमेंट जो थी उसकी अपनी पॉलिसीज थी, उस पॉलिसीज को बड़ी वो कामयाबी से जो है वो उसका नफाज उन्होंने किया हुआ था। 42 माह की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें 2 साल आपने देखा था कोरोना का एक बहुत ही ज़्यादा स्पैन आया हुआ था। उसके बावजूद पाकिस्तान माशी तौर पे मजबूत था। उस वक़्त इन्फ्लेशन आपके सामने थी, उस वक़्त के जो माशी हालात आपके सामने थे, उस वक़्त आपका जो है ग्रोथ रेट आपके सामने था। लेकिन जो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें थी उनको पाकिस्तान का यूं मजबूत होना ना भाया गया, तो उन्होंने इस अंदरूनी जो ताकतों के साथ साजबाज होकर एक साजिश के तहत इमरान खान साहब को मसनद इक़्तिदार से अलहदा कर दिया। उस वक़्त से लेकर मुल्क आज तक नहीं संभला। कोरोना में उस वक़्त देख लें कि आप बिजली, गैस, पेट्रोल के क्या रेट थे, आज मुआवजा कर लें। आज तो कोई ऐसी सूरत हाल भी नहीं है। मसला ये था कि चूंकि उस वक़्त भी जो हुक्मरान चुने गए थे जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया था और फोर्सबली जो है PDM 1 की शक्ल में जिस तमाम जमातों को इकट्ठा करके लाया गया, इनकी पॉलिसी ये नहीं थी कि मुल्क माशी तौर पे मजबूत हो। इनकी पॉलिसी ये होती है कि ये हम कैसे माशी तौर पर मजबूत हो सकते हैं। आज ये मुल्क जिस हालत पे पहुंचा हुआ है, इसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी ये दोनों पार्टियां हैं, और बिलखसूस मैं समझता हूँ कि इन्होंने कोई ऐसा मंसूबे नहीं इंट्रोड्यूस कराए जिससे मुल्क की माशी तौर पे मुल्क में इस्तेहकाम आता, बल्कि ऐसे मंसूबे इंट्रोड्यूस कराए। मेरा मतलब IPP से है कि आप खुद देखें कि कैसे उनके साथ वादे, कौन से वादे किए गए। उस वक़्त के वजीर पानी बिजली थे गुलाम मुस्तफा खार साहब। ये उनकी ज़बानी एक बात है जो मैंने कहीं पढ़ी कि जब ये IPPs ने बांग्लादेश और इंडिया से जो वादे किए तो उन्होंने उनके जो रेट था लड़ के उन्होंने उससे कम पे जाके और कैपेसिटेटेड चार्जेस पे नहीं गए। उन्होंने कहा जितनी हमारी ज़रूरत होगी हमने उतनी बिजली लेनी है, इतने में लेनी है, नहीं तो हम किसी और से कर लेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई तो इंतहाई शर्मनाक अल्फाज कि जी देखें, उन्होंने आगे कहा कि हम 10 दिन के लिए आए थे टूर पे इनसे बात करेंगे और इतना कुछ करेंगे, तय करेंगे। तो यहाँ आते ही उन्होंने कहा ये आप सो जाएं, और नेक्स्ट डे जनाब ब्रेकफास्ट पे ये बात हुई कि हमें किक बैक कितना मिलेगा। जब उन्होंने बताया गया तो आप उन IPPs ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया कि कैपेसिटेटेड चार्जेस जो है, कैपेसिटी चार्जेस, अगर हमें
जो है हमारी जो है 17% हमारी जरूरत है, तो वो 100% बना सकती है। तो हमने 100% की ही चार्जेस उनको देने हैं, खा वो हमें कहीं इस्तेमाल हों ना हो। कोई एक मुआशी पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई इन्होंने जिससे मुल्क में इस्तेकाम आता माशी तौर पर। फिर मैं जाऊंगा वापस माजी में 18 से 22 तक के जो टेनोर में, उस पे जाके देखे, मेरा तो लग फैसलाबाद से है। टेक्सटाइल जो थी उसका जाके आप सूरत हाल देखते, किसी भी आप सर्वे करवाएं कि उस वक्त टेक्सटाइल अरूज पर थी, उस वक्त आपकी एक्सपोर्ट अरूज पर थी। लेकिन इस बार क्या किया इन्होंने इनके जो माशाल्लाह बड़े काबिल हैं, फाजिल हैं, वो जो इसहाक साहब हैं, जिनको स्पेशल चार्टर तैयारी के जरिए पहले भगाया गया, फिर स्पेशल एक चार्टर तैयारी के जरिए इनको लाया गया। इन्होंने दानिस्ता तौर पर आपकी एक्सपोर्ट ख़त्म कर दी, किसी को एलसी नहीं खोलने दी, सिर्फ ये ज़ाहिर करने के लिए कि जो डॉलर है जी हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन पॉलिसी से कि मुल्क में कोई माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। अब रोज़ देखते हैं कि ये लोगों के साथ कैसा जुल्म है। अब जो रिसेंटली जो आपने जो बजट की बात की है, IMF के बजट की, उसमें जिस तरीके से एनर्जी सेक्टर में जो जुल्म इन्होंने डाया है कि बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, अब अभी तो ये जुलाई शुरू हुआ है, अगस्त के माह में जब बिल आएंगे लोगों को तो फिर उनको पता चलेगा कि उनके साथ क्या वारदात डाली गई है। आप कभी बिजली का बिल पकड़े, उसमें कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए हैं। उसके अलावा आप अब इन्होंने एक और उसमें जो इंट्रोड्यूस करा दिया गया है फिक्स कि चार्जेस, उस जो फिक्स चार्जेस उस मेरे मेरी गुजारिश सुन के, फिक्स चार्जेस नहीं है। एक और मैं बात बताने लगा, दैट इज आल्सो अमेजिंग फॉर मी। जी, तो मैंने बिल देखा हमारे फेस्को का, उसमें फिक्स चार्जेस के साथ साथ सारी चीजें करने के साथ साथ एक नई है इनकम टैक्स भी जी, इंट्रोड्यूस करवा दिया बिल्कुल गया। बिल्कुल इनकम टैक्स, जी शायद आपने वो देखा हो जी, बिल्कुल वो भी है इनकम कि टैक्स, आप बिल्कुल। वो इनकम टैक्स भी डाल दिया। जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरह इस अवाम को जो है बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए और सजा दी जाए इनको कि इन्होंने हालिया इलेक्शन में PTI को वोट क्यों दिए हैं। सही, तो ये बड़ी बात। दूसरी बात जो आपने कही है कि अपोजिशन जो है वो क्या काम कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट इनकी हर नाकामी को उजागर किया। इनफैक्ट देखे हमारे साथ सबसे बड़ी ज्यादती क्या हुई है कि 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन जो PDM-1 को लाने वाले थे उन्होंने ताकत के जोर पर उस वोट को जो है दानिस्ता तौर पे एक्सेप्ट करने की बजाय अपनी ताकत दोंस धांधली से इनको जो है वो अवाम पर जो है मुसल्लत कर दिया फॉर्म 47 के जरिए। अब आप बताएं कि जो कठपुतली हुकूमत होगी वो को IMF से क्या मुज़ाकरात करेगी, क्या रजिस्ट करेगी। और IMF को क्या है, उसने अपना जो कर्ज देना है बमा सूद, बल्कि सूद दर सूद वापस वसूल करना है। अब 19 ट्रिलियन का जो इन्होंने बजट दिया है, आपको पता होगा कि उसमें सूद की मद में और रीपेमेंट ऑफ लोन की मद में कितने अरब रुपया जाना है। उसके बाद अगली बात जो है कि पीछे अवाम के लिए क्या बचता है। अवाम के लिए ये धक्के बचते हैं, अवाम की जो है ये ठीक खून है, निचोड़ेंगे। अब अवाम को जो है ये जो है उनकी जो उनकी जेबों में एक क्या ठीक मैं हो गया। कहता हूँ जो चंगेज खान काकड़ कोटा साहब, मैं वी गॉट योर पॉइंट। मैं शाहिदा रहमानी साहबा की तरफ जाऊंगी। शाहिदा साहब आपको आवाज आ रही है? शाहिदा रहमानी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, मुझे शाहिदा रहमानी साहबा की आवाज़ नहीं आ रही। मैं सजादुर रहमान की तरह साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन मैं एक ब्रेक पे जाऊंगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून।
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं चंगेज खान काकड़ साहब से बात कर रही थी। पीटीआई का वर्जन हमारे पास बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। मूविंग टुवर्ड्स जी पीपल्स पार्टी, हुकूमत में बैठी हुई जमात, पीपल्स पार्टी क्या देख रही है? शाहिदा रहमानी साहब आपकी तरफ आऊंगी। माशी तौर पर मजबूत बनाने की जिम्मेदारी मुल्क को किसकी है, जब वजीर दिफा खुद ही एतराफ़ कर रहे हैं कि मुल्क माशी खुद मुख्तार नहीं होता तो उसकी सालमियत को ख़तरा होता है। बजट IMF का बनाया हुआ है, हालात यहाँ है कि 100 रुपये तक यूनिट जा रहा है इस वक्त बिजली का। आप लोग तो बस कह रहेंगे हम तमाशा बन के देखेंगे, क्योंकि बजट तो पास आप कराने में पेश है, तो जाहिर सी बात है ये जिम्मेदारी और बर्डन तो आप पे भी जाएगा पीपल्स पार्टी पे। बहुत शुक्रिया रिदा। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी तमाशा बन के नहीं देखती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में आइन दिया, पार्लियामान दिया, इस मुल्क को जमहूरियत दी, और जमहूरियत की जो जद्दोजहद की उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 70,000 से जायद वर्कर्स ने कोड़े खाए, फांसियां लगी और लीडरशिप ने अपनी जानें कुर्बान की। आप देखें कि इसमें पीपल्स पार्टी का बिल्कुल ऐसा ही है। आई अग्रीड, आपकी हर बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस वक्त क्या कर रहे हैं इस वक्त जी जी कि अगर आज पीपल्स पार्टी शरीक इक़्तिदार है, इक़्तिदार को में बैठी है ट्रेजरी बेंचेस पे, तो बेसिक उसका मकसद था कि पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो, पाकिस्तान सियासी तौर पे मुस्तहकम हो। और यही वजह है कि हमने तमाम तर इख्तलाफात जो ड्यूरिंग द इलेक्शन होते हैं, हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो से लड़ती है, अपनी आइडियोलॉजी से लड़ती है और अपने मंशूर लेकर जाती है। लेकिन आपने देखा आफ्टर इलेक्शन मुल्क को दरपेश चैलेंजेस को देखते हुए पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ देने का वादा भी किया और पूरा भी किया। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे जो चंगेज साहब हैं, वो ये कह रहे थे कि जी हमने जो है बहुत काम किया था, पाकिस्तान तरक्की के महराजों को छू रहा था। हम भी आप यहीं पर हैं, आपने भी यही देखा था कि 1 करोड़ नौकरियां भी मिल गई थी, 50 लाख घर भी मिल गए थे, तमाम प्रोटोकॉल खत्म हो गए थे। वो जहाजों में भर भर के लेके आए थे, वो जो कर्जे दिए थे 100 अरब रुपए, 100 अरब किसी और के मुंह पे मार दिया, 100 तो सारे तो फिर खत्म हो गए थे। सबसे ज्यादा कर्ज इनके दौरे हुकूमत में लिया गया, 1 यूनिट बिजली नहीं पैदा की गई, कोई ऐसी तारीखी कोई लेजिस्लेशन कर गए हो, कोई माशी तौर पे कर। आपने तो फॉरेन पॉलिसी ऐसी लेकर आए कि पाकिस्तान दुनिया में अलॉन हो चुका था, आपके नेबरिंग कंट्री आपसे नाराज हो चुके थे, आपने CPEC जैसा अजीम शान मंसूबा रोल बैक कर दिया था। आपने तो हर जगह ईरान से दुश्मनी ले ली, सऊदीया से ले ली, टर्की से ले ली, मलेशिया से ले ली, इंडोनेशिया से ले ली, तमाम ममालिक से आपने जो है दुश्मनियां भी ले ली। और इसके अलावा आपने सिर्फ गाड़ियां बेच के 30 लाख की गाड़ियां बेच के करोड़ों की नई गाड़ियां खरीद ली, कट्टे मुर्गी के ऊपर कौम को लगा दिया। आप बता दें KPK में आज 3rd टाइम इनकी गवर्नमेंट है, BRT जैसा मंसूबा जो कि आपने देखा कि 27 अरब से वो 1.25 अरब 150 अरब तक पहुंच गया था। और ये इनकी कारकर्दगी आज देखें कि KPK का प्रेशर किया हुआ है, कर्जों के अंदर डूब चुका है, डिफॉल्ट हो चुका है। ये पाकिस्तान को भी डिफॉल्ट करने जा रहे थे। ये किस तरह कह रहे हैं कि जी हुकूमत साजिश हुई। आप तो उन तमाम लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, आज भी खेल रहे हैं। और आपने उस वक्त भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो पाकिस्तान में पहली तौर पे आईनी एक एग्जाम है और जिसका आपने फेस करने के बजाय साइफर लहराए और आज साइफर से भी मुकर गए, तो आपने तो जो वादे किए आवाम से कोई एक वादा भी पूरा नहीं। अच्छा शाहिदा रहमानी साहबा, लेट्स कम टू दी लॉजिकल डिबेट। हम इनके ऊपर जाते नहीं है ना, मेरे ख्याल से हमें ये बात करने की जरूरत ही नहीं है। हुकूमत में जो लोग होते हैं उनको अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए, माजी में क्या हुआ क्या नहीं। मेरा ये ख्याल है कि उसको अब हमें छोड़ देना चाहिए, वी मूव फॉरवर्ड। उन्होंने जो किया वो अपनी जगह है, लेकिन उस हैविंग सेड दैट, कल भी मैं ये बात हो रही थी पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रोग्राम में, मैं ये उनको बता रही थी जब PDM 1 हुकूमत बनी तो उस वक्त जब हुकूमत गई PTI की तो 17 बिलियन पैसे थे अकाउंट में। ये एक नैरेटिव बिल्कुल बनाया गया था कि जी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, लेकिन उसको मिफ्ता इस्माइल, जुबैर और इस किस्म के सारे जितने इकोनॉमिस्ट हैं वो बैठ गए, क्लियर कट उस वक्त भी बता चुके थे, बाद में भी, और हमने भी प्रोग्राम्स किए थे कि अगर डिफॉल्ट हो रहा तो 17 बिलियन कैसे। तो फिर जब PDM की हुकूमत जा रही थी तो उस वक्त 1 बिलियन अकाउंट में रह गया था पैसा। तो ये चीज़ें हमें देखने की जरूरत है, हमें कुछ फैक्ट्स पे भी बात करनी है। हम इस वक्त पॉलिटिकल गिमिक्स पे ना जाएं, ये पॉलिटिकल नारे और बातें तो होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत में रियल टाइम में इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। 1 यूनिट आप कहाँ लेके जा रहे हैं, फिक्स चार्जेस आप लगा रहे हैं, इनकम टैक्स आप लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये जिम्मेदारी सिर्फ नून लीग पे नहीं जाएगी, बिकॉज हुकूमत में आप भी बैठे हुए हैं, आपके ऊपर भी बर्डन तो जाएगा। आप लोग इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या इकदाम उठा रहे हैं, फौरन से क्या स्ट्रैटेजी है, चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं वो बताएं।
देखिए, आपने बजट में चेयरमैन समेत तमाम पार्लियामेंटेरियन की तकरीर सुनी, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस उसको उजागर भी किया और वज़ीर ख़जाना ने उसमें कुछ जो है इंडोर्स किया जिस और कुछ को जो है रिजेक्ट किया। आपने देखा कि जहाँ हेल्थ के हवाले से जो टैक्सेस लगाए गए थे एग्रीकल्चर के हवाले से, उन्हें लास्ट स्पीच में उन्होंने उससे खत्म किया। उसी बात ये कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल जिम्मेदार सब होंगे, जो भी पॉलिटिकल चाहे सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है, चाहे पाकिस्तान को माशी तौर पे नुकसान पहुंचाने के लिए दुनिया भर के इदारों को खत लिख रहा है, वो जिम्मेदार होगा। हमने अगर टैक्स लगाया तो यह पीपल्स पार्टी ने या पीएमएलएन ने नहीं लगाया। आपने उस दौर की बात की, आपको वो भी याद होगा कि आईएमएफ में नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, और फिर आप 9 महीने के बाद जब वहां गए तो आपने उनकी शराइत पे कर्ज लिए। कर्ज लेने के बाद आपको जो अदायगी करनी थी, आपने वहां पे उस मुआहदे को वायलेट किया और हुकूमत बचाने के मैडम लिए हम तो आपने कह रहे हैं वो बुरे पीटीआई बहुत बुरी है, उसने बहुत बुरा काम किया। मैं उसी पॉलिसी पे आ रही हूँ। जब आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी से वायदा नहीं किया था, आपने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से किया था। जब उन वादों के खिलाफी की तो उस वक्त जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उसने उसको भुगता, पाकिस्तानी अवाम ने भुगता। आपने नहीं देखा कि पाकिस्तान जो डिफॉल्ट होने जा रहा था, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो हालात नहीं है, बिल्कुल ये कड़वा वो हालात नहीं है, हालात तो अब खराब हुए, यही तो बात हो रही है। इस हालात से हम निकालेंगे पाकिस्तान का। वजीर आजम ने भी यह किया, हमने भी कैसे, लेकिन कैसे, कोई नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा। आप ये देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ बिलों के मद में बिजली के लोगों पे बोझ डाले जा रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस आपने कहाँ बढ़ा दिए, हर चीज तो बढ़ रही है। आप तो आय बचाने के लिए थे ना। आने के बाद मुस्तकिल जो है पेट्रोल प्राइसेस में कमी की जा रही थी, लेकिन जो पेट्रोलियम लेवी लगी है और जो आईएमएफ के साथ मिलकर ये जो बजट बनाया है, पाकिस्तान की मजबूरी थी। पाकिस्तान का मुआशी पहिया रुकना नहीं चाहिए था, और यही वजह है कि हमने हुकूमत ने ये बजट पास किया है। और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को आइंदा जो है आईएमएफ के पास ना जाना पड़े। चलें, सरदार अब्दुल रहमान कीतरान साहब आपकी तरफ आऊंगी। सरदार साहब, आप लोगों ने, लोग सवाल कर रहे हैं, अपने जो बजट है, अपने जो पाकिस्तान प्रिविलेजेस है, उन पे कोई कट नहीं है। यहाँ पे जजेस हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, या आप लोग हो, या ब्यूरोक्रेसी हो, चारों इलीट बन के इस वक्त मुसल्लत हुए हुए मुल्क को कौम पे ऊपर, और आप सबको पाकिस्तान प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। बिजली के यूनिट फ्री आप लोगों के पास है, पेट्रोल फ्री आप लोगों को मिलता है, आप लोग के पास सारी वो चीज़ें आराम की मौजूद हैं जो एक आम आदमी के पास पाकिस्तान में नहीं है। आप लोग के आने का मकसद क्या यही था? सिर्फ आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस पे कोई कट नहीं लगाया इस बजट में, और आप आवाम को कह रहे हैं कि बस अपना पेट जो है काटो और आप कुर्बानी दो। इज दिस फेयर इनफ? शुक्रिया रिदा, आपने तो बिल्कुल ही हमें वो एक अलग मखलूक बना दिया है। सर जो हो रहा है मैं वो बता रही हूँ, मैं कोई अलग से किसी और मुल्क की बात नहीं कर रही, मैं भी इस मुल्क की शहरी हूँ ना, मैं भी यही रहती हूँ। जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। मैंने कहा आपने तो हमें वही चांद से उतरे हुए पता नहीं एक अजूबा बना दिया कि ये 3-4 इदारों को जो है ना हर सहूलत है, बाकी पाकिस्तान, हम भी पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी टैक्स दे रहे हैं। हर टैक्स जो इस मुल्क पे लागू होता है, देखिए मुल्क टैक्सों से चलते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए क्वेटा में मेरे पास पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मैं उसका मिनिस्टर हूँ। यहाँ पे 400 गैर कानूनी टैंकर चल रहे हैं जो 2500, 3000, 5000 तक लोग उनसे फी टैंकर पानी खरीदते हैं। अब हमें वो 50 और 100 रुपए और 200 रुपए और 500 रुपए जो वाटर कनेक्शन है उसके देने को तैयार नहीं है। ये एक बात। अच्छा, यही हम हैं। अगर सर ये उधर बलूचिस्तान की हुकूमत की नालायकी नहीं है कि वो अभी तक सिविक सेंस डेवलप नहीं कर सकी लोगों में? देखें, आप तो फिर नालायक कहें या जो भी आप कहती जाए, बात यह है कि मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। मेरी मिसाल आपने पूरी सुनी नहीं। हाँ। यही जिसका मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरा घर है तो मैं टैक्स देने को तैयार नहीं हूँ। 2500, 5000 का डेली टैंकर खरीदने को मैं तरजीह देता हूँ। उससे मुझे तकरीबन, अगर मिसाल के तौर पर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ऐसा मसला नहीं है, तो मतलब है कि 40,000, 50,000 रुपए अगर मैं डेली एक टैंकर खरीदूंगी मुझे इतना पड़ जाता है। यही मेरा घर अगर लाहौर के डिफेंस में है, वहां पे अगर 2000, 3000, 4000 बिल आता है, अगर मैं बिल नहीं देता हूँ कनेक्शन भी कट जाता है, उसकी बिजली भी कट जाती है, उसकी सीवरेज भी बंद हो जाती है, तो
फर्क इतना है, अब यहाँ हम पाकिस्तान में हमने एक परसेप्शन बना ली कि जी हमने कानून तोड़ना है। जहाँ नो पार्किंग लिखा होगा गाड़ी खड़ी करेंगे, जहाँ वन वे होगा उधर गाड़ी घुसेड़ देंगे। अच्छा, इसी तरीके से सिग्नल तोड़ना और ये करना है। तो बात ये है कि मुल्क, जैसे वजीर खजाना ने कहा कि खैरात पे नहीं चलते बल्कि टैक्सेस पर चलते। बिस्मिल्लाह करें, अगर आप तो सर आप सबसे पहले पैराडाइज लीक्स, पैनामा लीक्स, दुबई लीक्स की लिस्टें क्यों नहीं निकालते? क्यों उन लोगों से पैसा रिकवर नहीं करते जिन्होंने सारा पैसा पाक कर दिया बाहर ले जाके पाकिस्तान का? आपके सामने सारी चीजें, डेटा आपके सामने, क्यों नहीं कर रहे हैं? यही सवाल पोस्ट बजट में वजीर खजाना से हुआ था, यही सेम सवाल कि भाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी क्या, कौन रोक रहा है आपको? हु इज स्टॉपिंग यू? नहीं, देखें, आप कानून के दायरे में रह के ये करेंगे या आप किसी का गला दबा के ये करेंगे? अगर कोई बाहर पैसा ले गया है तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए, केस ट्रायल हुए। यहाँ देखें, यहाँ इस मुल्क में एक परसेप्शन बन गया है कि जिसकी हुकूमत है दूसरे को विक्टिमाइज के। यही जैसे अभी बीबी कह रही थी, इमरान खान की हुकूमत आई जी, वजीर आजम हाउस में जो है ना भैंसें खड़ी हैं, घोड़े खड़े हैं, उनको नीलाम करो। अच्छा, गाड़ियां खड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, 50-20 करोड़ की गाड़ी है, 2 करोड़ में नीलाम करो। और वही फिर गाड़ियां आप इस्तेमाल भी कर रहे थे। आप वजीर आजम हाउस से बनी गाला तक कंजक्टिव आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे। तो बात यह है कि आए पाकिस्तानी बने ना जी। सर उन्होंने जो किया वो तो किया ना, वो तो बुरे थे। मेरी बात सुन ले ना, मेरी बात कंप्लीट होने दे। कि उन्होंने जो किया, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? सबके लिए मेरा मैसेज है कि आए पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान की मईशत के बारे में सोचें, इसकी जो है ना तरक्की के बारे में सोचें, तब जाके ये मुल्क होगा। हम देखिए, आप खातून हैं, आप जब ट्रेवल करती हैं स्टूडियो तक आने, आप मुझे बताएं कराची में कितने लोग हैं? जब आप तो कानून की पासदारी करती हैं, सिग्नल पर खड़ी हो जाती हैं। अच्छा, कितने लोग हैं कि आपके सामने रेड सिग्नल को वो तोड़ के निकल जाते हैं? यही लोग जब दुबई में जाते हैं जो 10 गज पीछे जो है अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। क्यों? वहां पे कानून की बालादस्ती है, टैक्सेस है, सारा सिलसिला है। यही चीज आप लंदन में जाके देखें, आपके कोई आपको सिपाही नजर नहीं आएगा, सिग्नल की कोई खिलाफ वर्जी करेगा, कैमरे लगे हुए हैं तो, लेकिन वहां पे टैक्स लिया जाता है। तो टैक्स नेट में आए, आप लोग पाकिस्तानी बने। हम तो अभी तक ये तो आप टैक्स नेट में नहीं लाए ना। आप पैराडाइज लीक्स, पैनामा लीक्स, दुबई लीक्स की लिस्टों में जो लोगों के नाम है पाकिस्तान की अशराफिया के, उनका आपके अंदर इतना तब्बड़ नहीं है कि उनको टैक्स नेट में ले आए। आपने तो हमारे जैसे लोगों पे इनकम टैक्स पे मजीद डबल टैक्स लगा दिया। देखिए, इसी को कहते हैं कि टैक्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना। अब वज़ीर खजाना साहब ने चंद टैक्सेस क्या है, रेट बढ़ा दिए हैं, सब चीख रहे हैं कि जी हम लुट गए, हम ये बिस्मिल्लाह, हम आपको ओपनली ऑफर दे रहे हैं कि जो जिस पे टैक्स लागू होता है, गन पॉइंट पे कोई किसी से नहीं लग। जो 24 करोड़ का आदमी के ऊपर हम 24 करोड़ जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे लगा दें कि जी उसको गन पॉइंट पर वहां से टैक्स वसूल करें, ऐसे नहीं होता है। शहरी अपने, जब तक हमें एहसास नहीं होगा कि ये मुल्क हमारा, आज तक हम इस मुल्क को ज़हनी तौर पर तस्लीम ही नहीं कर रहे। तो हमारी इलीट को एहसास क्यों नहीं हो रहा? यही तो हमारा सवाल है, एहसास क्यों नहीं हो रहा आप लोगों को? अपना पेट काटे, आवाम से क्यों कह रहे हैं कि पेट काटो? इसमें हम अकेले नहीं है, इसमें आप भी शामिल हैं, आपके फैमिली भी शामिल है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी पेशा लोग हैं, और नौकरी पे आपने 2 गुना बढ़ा दिया है टैक्स, तो वो तो ऑटोमेटिकली कट जाता है। देखें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि आपको तो इनकम टैक्स की 2 गुना बढ़ गया और कट गया। आप पानी के कितने टैक्स दे रही हैं, आप बिजली का कितना टैक्स सारे बिल भर रहे हैं, आप सारे बिल भर रहे हैं, तो उसमें सारे टैक्स जा रहे हैं। मेरी अर्ज सुन ले रिदा, मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपका मतलब है कि मैं सारे 24 करोड़ पाकिस्तानी को मुखातिब हूँ आपसे। ऐसे तो मैं आपको पता है कि जरदारी साहब से ज्यादा टैक्स मैं एक सफेद पोश आदमी हूँ, मैं एक जमींदार आदमी हूँ। मैं आपके अच्छे, बहुत बड़े अच्छे बिजनेसमैन से ज्यादा मैं सालाना टैक्स देता हूँ। मेरा भी तनख्वाह से भी कटता है, मेरे जो प्रॉपर्टी या रेंट आता है उससे भी ऑटोमेटिक कट जाता है। इसी तरीके से मेरी जितनी आमदनी बैंकों में आती है उससे भी टैक्स कटता है। मैं करोड़ों रुपए में टैक्स देता हूँ, हालांकि मैं सफेद पोश हूँ। आपके सफेद हाथी जो बैठे हुए हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, आपके ताउन से, अगर आप सब ताउन करेंगे तो मैं कहता हूँ आप ये 5 साल ये तस्वर करें किसकी हुकूमत है किसकी नहीं है, सियासी तौर पे आप इसको हजम कर लें।
आप कहें कि जी हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। हमारे अस्करी क़यादत आपको ये गुजारिशें कर रही है बार बार सेमिनार में कि जी आप पाकिस्तानी बने, टैक्स नेट में आए, किसी का 10 रुपए बनता है 10 रुपए दे, किसी का 1 करोड़ बनता है 1 करोड़ दे, किसी का, हाँ फिर चंद जो रह जाएंगे उनको हम उनका गला दबा के भी टैक्स वसूल करेंगे, हम उनको गन पॉइंट पे भी टैक्स उनसे वसूल करेंगे। अगर वो बाहर पैसा ले गए हैं, किसी मुल्क में शिफ्ट किया है, हम कानूनी तौर पे लड़ते हुए उनके पैसे भी वापस लाएंगे, सिलसिला भी। लेकिन यहाँ पे कोई तावन करने को तैयार ही नहीं है। आप कितनों को जेल में डालेंगे, कितने को फांसी लगाएंगे, कितनों को जो है ना आप जुर्माने करेंगे, जितने तक ज़हनी तौर पे आप तैयार ना हो कभी भी। तो उसका हल आपने ये लगाया कि बिजली के मद में फिक्स टैक्स लगा दो, इनकम टैक्स लगा दो, एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो, मतलब कोई भी टैक्स लगा दो और बिजली का फी यूनिट 100 रुपए पे ले जाओ। ये हुकूमत की ये पॉलिसी है। ये तो बड़ी नालायकी की बात है कि अगर आप टैक्स नेट में नहीं ला पा रहे लोगों को, तो आप जो लोग टैक्स दे रहे हैं या जो बिजली का बिल भर रहे हैं, आप उनके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं। बट दिस इज नॉट अ सोल्यूशन सरदार साहब, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। चंगेज खान साहब आपकी तरफ आऊंगी। चंगेज खान साहब, ये आप लोगों के दौर की भी वही बात होती है कि जी आप लोगों ने भी रिफॉर्म्स नहीं किए, वही सारी चीज़ें की जो कि मौजूदा सूरत हाल में भी हम देख रहे हैं। और अब इस वक्त हालिया दौर में ऑपोजिशन उस स्टेबिलिटी पे भी नज़र नहीं आ रही कि वो जाके ये सारी बातें कर सके। इस वक्त बिजली का फी यूनिट 100 रुपए तक पहुंचने की बातें चल रही हैं, गैस के प्राइस अलग बढ़ चुके हैं, लेकिन कहाँ है ऑपोजिशन की कोई पॉलिसी जिसकी वजह से वो हुकूमत को रोक सके इन सारे कामों से? जी, गुजारिश ये है कि मेरे दोनों साहिबान जो हैं मेहमान, उन्होंने दोनों हुक्मरान जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन दोनों ने कोई भी सलूशन नहीं दी। दोनों ने सिर्फ क्रिटिसाइज किया है पीटीआई को, लेकिन विदाउट एनी फैक्ट एंड फिगर्स। वो जो रोज मतलब जो करते हैं वही इनकी बातें जो हैं उन्हीं बातों को लेके बैठते हैं। कोई इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं दी आपके सामने, कोई ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, किस तरह महंगाई कम हो सकती है, किस तरह ये बिजली के बिल कम हो सकते हैं, किस तरह ये पेट्रोल की कीमतें कम हो सकती हैं, किस तरह से ये गैस की कीमतें कम हो सकती है, किस तरह से ये जो सैलरी पर्सन्स है उनका जो है टैक्स जो है वो इन पे जो डबल टैक्स कर दिया गया उसमें कैसे कमी लाकर, और कौन कौन से जो है उसमें सेक्टर्स उनको कैसे इन्वॉल्व करना। सिर्फ एक ये काम कर रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोस रहे हैं। अब हम इतने ही बुरे थे, हमारी इतनी पॉलिसीज जो नाकाम पॉलिसीज थी, हमने इनके बकौल हम डिफॉल्ट कर रहे थे मुल्क को, इनके बकौल हमने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया था। तो फिर ये सारा कुछ अवाम देख रही थी, और डेमोक्रेसी में सबसे बेहतर जो चीज़ होती है वो एहतसाब होता है बाई पब्लिक थ्रू इलेक्शन। तो फिर 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में मोर देन 2/3 मेजॉरिटी जो है अवाम ने तहरीक इंसाफ को क्यों दी, अगर तहरीक इंसाफ इतनी ही नाकाम जमात थी। ये सारा इनका एक ऐसा प्रोपोगंडा है कि आप इनसे सवाल गंदम करते हैं, जवाब ये दोनों साहिबान चना दे रहे हैं। अब ये बात इनको मैं आपको बताता हूं कि हमने मोर देन 200 कट मोशंस दी, और मैं हैरान हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से के जो हैं हमारे भाई बहनें, इन्होंने पूरा बजट सेशन उस बजट की मुखालफत की, बल्कि पहले दिन एज ए टोकन ऑफ प्रोटेस्ट जो था उस बजट का बाइकाट किया, और सिर्फ जो है नॉमिनल सी एक रिप्रेजेंटेशन दी। इनके 2 मेंबर्स उस बजट सेशन में आए और उस बजट में से एक एक चीज निकाल कर इनके बताई कि ये सारा, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि मुफादात एक थे इनके उस बजट में, फिर मैं बात करूंगा तो मेरी बहन जो है मुझसे लड़ेगी, गुस्सा आएगा बहन शादा को, कि उस बजट में जो प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस के लिए 1 अरब करोड़ जो है फिक्स था, वो 2.25 अरब रुपए पे चला गया। तमाम एहतजाज का इन्होंने अपने लिए ये हल निकाला। उसके बाद जो आपने बात की है वो बड़ी अच्छी बात थी कि 4 किस्म की अशराफिया है जो इस मुल्क पे जेन्युइनली अवाम पर बोझ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो कौमी असम्बली थी, उसके मेंबर्स और सेनेट्स और दूसरे तीसरे बजट में उसका ये कह दिया गया था कि उनकी ना सैलरी बढ़ेगी ना उनके अलाउंसेस बढ़ेंगे।
इस बजट में भी हमारे अपोजिशन लीडर ने, आप उनकी स्पीच निकाल कर देख ली, उन्होंने रेफरेंस दे के कहा कि ये नहीं होना चाहिए और वाकईतन नहीं होना चाहिए। ये अशराफिया जब तक जो है इस आएगी नहीं आम पब्लिक की तरह, तो फिर ये मुल्क में यूं ही जो है माशी जो है आदम इस्तेकाम रहेगा, यूं ही अफरा तफरी रहेगी। अब दूसरी बात इन्होंने कही, आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार ये अल्फाज दोहराए कि पैनामा लीक्स है, दुबई लीक्स है, स्विस बैंक्स है। और उसमें एक चीज मैं साथ आपको ऐड करता हूं, ये रिसेंटली जो वीट स्कैंडल आया, क्या सबको नहीं पता दुबई में किस किस की प्रॉपर्टीज हैं, लंदन में किस किस की प्रॉपर्टीज हैं, स्विट्जरलैंड में किस किस की प्रॉपर्टीज और किस किस के अकाउंट हैं। तो ये जब पब्लिक देखती है, ये मॉडर्न इरा है, सोशल मीडिया का दौर है। ये वो दौर नहीं है जब सोशल मीडिया नहीं होता तो अवाम तक के पीटीवी से खबर जाती थी, जैसे ही मर्जी वो हुक्मरान जो थे तबका वो नशर कर देते थे। अब लोगों को पता है, लोग देखते हैं कि देखें कि ये इस मुल्क को लूट कर पैसा कौन बाहर लेके जा रहा है। ठीक हो गया, लोग देख रहे हैं कि लूट कर मुल्क को कौन लेके जा रहे हैं। शाहिदा रहमानी साहब आपकी तरफ आऊंगी, व्हाट इज द सोल्यूशन? टाइम नहीं है मेरे पास, खत्म हो रहा है टाइम बस। रिदा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब ये इल्जाम लगाते हैं तो आपका कोई रद्दे में अमल नहीं होता। आप कहती हैं हाँ वाकई वो ऑपोजिशन में ना इस वक्त, वो तो ये करेंगे। बुजदार ने कैसे, शाहिदा बाजी वो ऑपोजिशन में, जब आप लोग ऑपोजिशन में थे तब हम उनकी क्लास करते थे। तो गैर मालिक से मिली थी, पूरा मुल्क लूट से खा गए बुजदार, फराग होगी और इनकी पीड़नी। उसके बावजूद इस तरह की बात से अगर हाँ कुछ कहते हैं तो कहते हैं, आप कहते हैं कि आप बोल रहे हैं। जब वहां से ऐसे सवाल होंगे तो फिर ऐसे ही जवाब भी मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, हमने अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट में हुकूमत का साथ दिया, उसकी बेसिक वजह पाकिस्तान की मईशत का पहिया ना रुकना था। पाकिस्तान चलेगी, पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत देगी, बैठने की और तरह नहीं कि फार्म 45, 47 दो कम 2004 से आगे नहीं बढ़े, कोई पोजीशन नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, ना गवर्नमेंट के अंदर रह के की, ना अपोजिशन में बैठकर की, ना कोई शेडो बजट बना कर दिया, किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं। इनका फार्म 45, फार्म 47 कहानी खत्म हो जाती है। आप बताते कौन सी 2/3 मेजॉरिटी है इनके पास? आप कहते हैं पीटीआई क्या है, इनका पीटीआई क्या है, तो ये किसके सुन्नियत के है ना। अब इनको सबसे पहले ऑब्जेक्शन ये था कि आप इनको पीटीआई का क्या क्यों मुखातिब करती है, तो सुनिए के। दूसरी बात है कि हर बात पर आप इल्जाम लगाते, आप अपने झांक के देखें कि आपने क्या किया। हम तो अदालतों से सुरखरू होके आए और हमने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियां दी वो किसी पार्टी ने नहीं दी और आज भी दे रहे हैं। और इस पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर तरक्की के रास्ते पे डालेंगे और ये IMF का जो टॉक है ये गले से निकाल कर फेंकेंगे। ये उसी सूरत में होगा जब हम इस पाकिस्तान के लिए सोचेंगे। इस पार्लियामेंट में मिलकर हमें इन बहरानों से निकलना होगा। बिल्कुल अपनी आवाज, अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने खदशात हमें हुकूमत के सामने रखने होंगे और उसको अपने आप को मनवाना होगा। ये जो IPP का या तवानाई का, एनर्जी का जो भी बहरान है, हम पार्लियामान के थ्रू ही निकालेंगे इसका हल। ठीक हो गया, पार्लियामान के थ्रू ही निकालेंगे। सरदार अब्दुल रहमान कीत्रान साहब, व्हाट इज द सोल्यूशन? अभी तक कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। अभी फिर IMF की यही डिमांड है कि जी गैस और बिजली के नर्ख मजीद बढ़ाएं। देखिए, जहाँ तक सोल्यूशन की बात है वो तो मैं आता हूँ उस पर, लेकिन पहले चंगेज साहब थे ये शायद PTI क्या, तो वो फरमा रहे थे कि जी इल्जामात, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैंने किसी को पर्सनली इल्जाम नहीं लगाया। मैं सारे पाकिस्तान से मुखातिब हूँ, तमाम 24-25 करोड़ 26 करोड़ लोगों से। मैं अगर ये कहते हैं कि जी ये हम चोर हैं, तो आप बनीगाला और ये जमान पार्क का कितना टैक्स दे रहे हैं? आप बनीगाला के बस कितने कनाल पे है? एक आदमी है, एक घरवाली है, 2 बेटे हैं, बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। एक खुदा के वो पता नहीं पूरे फार्म हाउस और पता नहीं क्या क्या बनाए हो। अब कितना टैक्स देते हैं? अच्छा, जब उसकी बारी आई कि कीमत, उसने कहा जी बाहर से मैंने क्रिकेट के पैसे लिए, बेगम ने मुझे जो है ना गिफ्ट किया। ये लेम एक्सक्यूजेज है, ये ऐसे नहीं चलेगा। हम सबको पाकिस्तानी बन के, अब उसकी पार्टी में इतने लोग, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि मैं उस वक्त मैं 35 साल से पार्लियामेंटेरियन हूँ। जब बलूचिस्तान में इसकी हुकूमत मतलब PTI के लोग शामिल थे, तो वो क्या कर रहे थे मुझे पता है।
अच्छा, इसी तरीके से आज जुमा 4 दिन इलेक्शन को नहीं हुए, मौलाना साहब कहते हैं नए इलेक्शन में जाओ, हम जुलूस निकालेंगे, हम रोडें ब्लॉक करेंगे। सिस्टम ऐसे नहीं चलता है। अच्छा है, बुरा है, लूला है, लंगड़ा है, एक गाड़ी को चलने दें, एक को स्टार्ट लेने दें, तो उसकी खामियां रास्ते में कहीं पिशाक तब्दील होंगे, कहीं टायर तब्दील होगा, कहीं इंजन ओवरहाल होगा, जाके एक शक्ल बनाएगी। आप गाड़ी चली नहीं है, आप उसके तो टायर भी फाड़ रहे हैं, उसके खिड़कियां भी तोड़ रहे हैं। सिस्टम को चलने दें, चाहे लूला हो लंगड़ा हो, सिस्टम चलने दें। उसमें ठीक है, सिस्टम को चलने दें, चाहे लूला हो लंगड़ा हो। जी बहुत शुक्रिया सदाब रहमान खितरान साहब, शाहिदा रहमानी साहब आपका, चंगेज खान काकर साहब आपका। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान दस्तक को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।